हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगेड़ आप सभी के लिए यूपीएससी फॉर्म को किस तरीके से ओटीआर हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो, डैफ हो, चाहे लास्ट में साइन और पिक अपलोड करने से लेकर के फीस पेमेंट की सारी जानकारी एक बहुत ही छोटे से सारगर्भित वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि यूपीएससी यानी जो आपके पास में संघ लोक सेवा आयोग है, इसके द्वारा अभी हाल ही में ओटीआर की वन टाइम रजिस्ट्रेशन की नई जानकारी या फिर नई प्रथा जो है शुरू की गई। ये करने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी देखा जा सकता है कि भाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से यूपीएससी जो है एप्लीकेशंस और स्टूडेंट के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को और बेहतर, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से कर पाए। हाल ही में हुए कई सारे जो स्कैम्स हैं जहां पे सर्टिफिकेशन हो या फिर यूपीएससी के लूप होल्स को गलत तरीके से यूज करते हुए यूपीएससी के अंदर एंट्री लेकर के सेवाओं में घुसने जैसी प्रथाओं को रोक लगाने के लिए यूपीएससी ने यह कार्य शुरू किया है। करे कोई भरे कोई वो वाली बात है, करके गए हैं यहाँ पे पूजा जी, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है उनकी यहाँ पे कहीं न कहीं यूपीएससी ने क्लास लगा दी कि भैया डैफ भी जो कि जनरली मेंस के समय पूछा जा रहा था, बोले वो भी अब आप प्रीलिम्स के साथ ही भर के दोगे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रहा हूं। गलती मत करना ओटीआर में, एक बार गलती हो गई तो सुधारना बहुत ही भारी पड़ सकता है दोस्तों। तो आराम से समय लेके इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानकारी लीजिए। उसके उपरांत आराम से खुद या कोई भी आप साइबर कैफे में जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं, ई मित्र पे भी। अब स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप पहुंच चुके हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे अभी तक अगर आपने जैसे नया रजिस्ट्रेशन, पिछले साल भी आपने एग्जाम दिया था पर आपका ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ, तो आपको जो भले ही इस बार चाहे आईपीएस सेलेक्टेड है आईएएस के लिए दे रहा है, या फिर आप और मेरी तरफ पहली बार नया स्टूडेंट है जो कि यूपीएससी का फॉर्म भरने जा रहा है, इन सभी को मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इस प्रथा को यूपीएससी ने क्या नाम दिया है दोस्तों? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर। क्या है? ओटीआर नाम दिया। अब इस ओटीआर के लिए आपको जनरली क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक ईमेल आईडी डालना है जो कि पूरी एग्जाम की प्रोसेस तक आप याद रखें। मतलब मान के चलते यूपीएससी की प्रोसेस 16-17 महीने की है, तो आप अगर 2-3 अटेम्प्ट अगर ढंग से अगर दे रहे हैं तो 4-5 साल एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर, ये दो चीजें जो है आपको बहुत ही सहेज के रखनी होगी। इसको भूलना मत दोस्तों। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे या फिर आप अपना फोन नंबर डालेंगे तो उस पे आ जाएगा ओटीपी। गेट ओटीपी पे प्रेस करने के बाद में अगर आपने ईमेल डाला है तो ईमेल पे, फोन नंबर डाला है तो फोन नंबर के ऊपर आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ओटीपी। वो ओटीपी जो है 6 संख्या का आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ साथ में ही आपके पास में एक कैप्चा कोड भी दे रखा है। जनरली ये सिक्योरिटी फीचर होता है जो कि कई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह भरते टाइम वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को लिखेंगे DQRFGR। आपके केस में अलग हो सकता है, ठीक है ना। आप वापस अगर इसी पेज को रीलोड कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, बंद करके वापस ओपन करेंगे, तब ये नंबर जो है चेंज हो जाएगा। हर टाइम यूनिक अलग नंबर होगा। यहाँ पे स्मॉल लेटर है, कई बार नंबर्स भी इसके साथ हो सकते, कई बार स्मॉल और कैपिटल लेटर्स भी हो सकता है। तो कैप्स लॉक का जरूर ध्यान रखना अपने कीबोर्ड के ऊपर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ओटीपी डाल करके, वेरिफिकेशन कोड डाल के लॉगिन किया, तो आपके समक्ष एक पेज खुल जाता है इस प्रकार का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले नाम पूछा जाता है कि भैया कौन रजिस्टर करना चाह रहा है। आप अपना नाम डालेंगे, जो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी आपके पास में 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है, 10th की मार्कशीट में जो नाम है, अक्षरशः वो डालेंगे। अब आप कहेंगे सर मेरे नाम में तो सुधार है, स्पेलिंग में चेंज है, मैंने नाम बाद में चेंज करवाया है। तो यहां पे ये भी दे रखा है कि क्या आपने कभी अपने नाम में बदलाव करवाया है? क्या 10वीं के बाद से अभी तक आपने अपने नाम में कोई नाम चेंज करवाया है? तो चेंज नेम ऑप्शन भी यहां पे दिया जा रहा है आपके पास में। सपोज मेरा नाम है जगदीश जांगेड़, 10वीं की मार्कशीट में जे नाम लिखा हुआ है, पर मैंने यहां गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना नाम चेंज कराया और अब मैंने अपना नाम रखा हुआ है जगदीश चंद्र जांगेड़। तो मुझे अपना पूरा नाम यहां पे अक्षरशः स्पेलिंग के साथ में लिखना होगा। यह याद रखना कि अभी यहाँ पे तो 10वीं की मार्कशीट वाला नाम है और जो भी आपका नाम बदला गया बाद में वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर भाई नाम नहीं बदला, उस वक्त भी जगदीश जांगेड़ ही है और यहाँ भी जगदीश जांगेड़ ही है, तो दोनों में ही आप सेम नाम लिखेंगे, यहाँ पे नो लिख देंगे। वेरीफाई नेम मतलब जो नाम यहाँ लिखा है स्पेलिंग सेम यहाँ पे लिखनी है।
ताकि स्पेलिंग यूपीएससी कह रहा है कि आप एक बार चेक कर लो, कोई भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए और मिस्टर और मिसेस नहीं लगाना है आपके सामने, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, अनलेस इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 लेटर्स, है ना। अगर आपका नाम खाली 3 लेटर्स का ही है, 4 लेटर्स का ही है ना, तो यहाँ पे आपके पास में मिस्टर लगाना जरूरी होता है। जैसे भाई किसी का नाम ही राम है, ठीक है ना, किसी का नाम ही राम है आपके पास में, ठीक है, अब 3 लेटर का ही नाम है तो यूपीएससी कह रहा है अब आप मिस्टर लगा सकते हो, क्योंकि जो नेम लिखा जाता है ना उसमें 1 2 3 4 4 लेटर मिनिमम होने चाहिए, तो यूपीएससी कह रहा है आप यहाँ पे आप मिस्टर राम लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें यूपीएससी ने क्रमशः अक्षरशः सारी चीजें दे रखी है, और ऐसी चीजें हैं जो कि 10वीं का स्टूडेंट पढ़ के भी पता कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे क्या दे रहा है, जो नाम चेंज किया है वो लिखो, जगदीश चंद्र जांगड़ लिखो यहाँ पे पूरा, अगर चेंज किया नहीं किया है तो यहाँ पे आप ऑप्शन नो कर दोगे तो यहाँ पे कोई नाम नहीं आएगा। जेंडर मेल या फीमेल, और यहाँ पे ट्रांसजेंडर का भी आई गेस ऑप्शन आ रहा होगा आपके सामने, तो आप यहाँ पे वेरीफाई वापस, मतलब अगर यहाँ मेल है तो यहाँ भी मेल सेलेक्ट करोगे, यहाँ फीमेल है तो यहाँ भी फीमेल सेलेक्ट करोगे। 10वीं के सर्टिफिकेट में जो आपके मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है, एग्जैक्टली उसको वापस वेरीफाई करोगे। हर चीज को वेरीफाई किया जाएगा, कभी गलत नहीं, नाम गलत नहीं होना चाहिए, करेक्शन है तो गलत नहीं होना चाहिए, जेंडर आप वेरीफाई कर लो, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर दो, पिताजी का नाम पूछा जाएगा 10वीं की मार्कशीट में जो है आपके पास में, प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स, श्रीमान, श्रीमती, डॉक्टर, है ना, एडवोकेट, ये कुछ नहीं लिखना है। फादर नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट में पापा का क्या नाम है, एग्जैक्टली जो नाम है उसको एग्जैक्टली अक्षरशः यहाँ पे लिखना है। फिर है आपके पास में उन्हीं का नाम वापस वेरीफाई करना है, प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स, और यहाँ पे जो ऊपर लिखा है नाम वही लिखना है 10वीं की मार्कशीट वाला। वापस आगे आ जाता है वही केस माता जी के बारे में, आप अपनी माता जी का नाम लिखेंगे जो 10वीं की मार्कशीट में था, वापस वही नाम लिखेंगे वेरीफाई करने के लिए। माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, जैसे जैन, ईसाई, आपके पास में पारसी समुदाय, सिख समुदाय, उससे बिलोंग करते हैं, यस और नो का ऑप्शन आएगा इसमें। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर ऐसा रखना जो अगले 4-5 साल आप एक ही रखो, बार बार चेंज करते रहोगे बहुत समस्या हो जाएगी बाद में। एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना, जैसे आपने अपने पापा का या मम्मी का दे दिया, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, कभी अगर ये नंबर नहीं हुआ तो आप ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी से या ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर पाएंगे। सेम केस ईमेल में भी एक ऐसा ईमेल रखो जो आप अगले 4-5 साल ढंग से यूज करो। मैं तो कह रहा हूं एक ही ईमेल रहे, लॉन्ग टाइम रखो आप लोग, है ना, अब मैच्योर हो चुके हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। और ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी में आप अपना खुद का एक दूसरा ईमेल आईडी दे सकते हो या माता पिता का ईमेल आईडी दे सकते हो। ये दोनों ही कंडीशन में ऑल्टरनेटिव नंबर या ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी के ऊपर कोई तारांकित नहीं किया गया है, मतलब यह कंपलसरी नहीं है। जो जो चीजों को तारांकित किया गया, जहां जहां पे लाल कलर का स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी, मतलब वहां पे तो कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते। अब 10वीं क्लास के अंदर जो आपकी मार्कशीट है, बोर्ड का सर्टिफिकेट जो है ना, उसका रोल नंबर पूछा गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो होता है ना, वो यहां पे आपको लिखना जरूरी है। तो 10वीं की मार्कशीट है सबके पास में, उसके अंदर रोल नंबर लिखा है, वो यहां पे डालोगे। फिर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार आप ईमेल आईडी और फोन में भी समस्या आ जाती है, तो लॉगिन कैसे करोगे, वेरीफाई कैसे करे आपको यूपीएससी, तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप वापस लॉगिन कर पाएंगे अपने ओटीआर में या एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे यहाँ पे नंबर पूछ लेगा, आपका फेवरेट पेट कौन है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस में जनरली सबका फेवरेट कलर एक ही तो होता है ना, तो वो चूज कर लो। फेवरेट आपका पास में सब्जेक्ट होता है, सबका एक ही होता है, वो चूज कर लो। और वो यहाँ पे आपको खुद को लिखना है, मतलब उसकी स्पेलिंग नहीं आएगी। अगर कलर यहाँ पे आपका सपोज येलो कलर फेवरेट है तो आप लिखो येलो कलर फेवरेट है। अगर आपका यहाँ पे ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है तो यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट करके फिर ज्योग्राफी तुम्हें टाइप करना होगा। अब वो गलत मत कर लियो, या इसका कोई स्क्रीनशॉट रख के अलग से फोल्डर में रख लो, है ना, कि भाई कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है ना। फिर लास्ट में जाते हुए वापस ये कैप्चा कोड दे रखा है, देखो ये सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है ना, एंटर कैप्चा कोड। ये एसेंशियली है कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल कैरेक्टर, जैसे NKS3QM, देखो अल्फा न्यूमेरिक है आपके पास में, कोई स्मॉल भी हो सकता है, सारे स्मॉल है इस केस में, पर कैपिटल लेटर है तो कैप्स लॉक का ध्यान रखेंगे। और इसको फिल करना है, वापस रिलोड कर दिया फॉर्म को तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हर बार ये यूनिक कोड होता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि ये कोई रोबोट नहीं कर रहा है, कि इंसान के द्वारा किया गया है ये सारी प्रक्रिया, इसके लिए। लास्ट में जाते हुए सबमिट फिल करोगे, जैसे सबमिट फिल कर रहे हो आपका ओटीआर फिल हो चुका है। अब जो ओटीआर फिल हो चुका है, आपका नया रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, ईमेल आईडी ऑलरेडी, मोबाइल नंबर आपका पहुंच चुका है, तो ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से जैसे ही पेस्ट किया, गेट ओटीपी किया,
ईमेल आईडी डाला तो ईमेल पे और मोबाइल डाला तो मोबाइल पे ओटीपी आ गया, वो ओटीपी वापस फिल किया, वापस आपने ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको फिल किया आपके पास में। याद रखना ये कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत फिल करके लॉगिन किया, वापस इसको लॉगिन करोगे आपके पास में तो कुछ ऐसा आपके पास में इंस्ट्रक्शंस खुल के आएगा। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है कि भैया आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अब भर सकते हो, है ना। ये फॉर्म के साथ में ही डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी डैफ भी साथ में जोड़ा जा रहा है। भैया डैफ क्या है? जनरली डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपकी सर्विस प्रेफरेंस, आपकी कार्डर प्रेफरेंस के बारे में पूछा जाता है, आपकी हॉबीज के बारे में, आपके शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। मतलब कुल मिलाकर के आपके बारे में A to Z जानकारी यहां पे लेने की चेष्टा की जाती है। अब याद ये रखना है कि आप वेबसाइट विजिट करेंगे upsconline.gov.in जो कि आधिकारिक वेबसाइट है, ठीक है ना। और यहां पे जो भी एस्ट्रिक्स लगे हुए हैं, स्टार मार्क्ड है, वो सारी जानकारी आपको फिल करना जरूरी है। तो अब पहले तो यूपीएससी का फॉर्म कैसे होता था? पार्ट 1 में बेसिक जानकारी, पार्ट 2 में फोटो और साइन सिग्नेचर लेकर के फीस देके छोड़ देते थे आपको कि जाओ प्रीलिम्स लिख के आओ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। पर अब यूपीएससी कहता है ना मुन्ना, यूपीएससी का फॉर्म भरना, पहले ओटीआर भरा, आपने पूरी जानकारी दे दी उसको। अब ओटीआर के बाद में वो कह रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के में प्रोफाइल की जानकारी आ गई, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, एटसेट्रा। अब पार्ट 2 है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। पार्ट 3 होगा डैफ, जो पहले मेंस के टाइम पूछा जाता था, अब बोले पहले ही पूछ लेंगे तुमसे। और पार्ट 4 में जाते जाते फीस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सेंटर कहां होगा, इसकी जानकारी देंगे। तो आप ओटीआर यानी पार्ट 1, पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म की सारी जानकारी, पार्ट 3 में डैफ की जानकारी और पार्ट 4 में आपका फीस, फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। पहले जनरली क्या होता था, प्रोफाइल पार्ट 1 में आता था और लास्ट में फीस, फोटो, सिग्नेचर आता था सेंटर के साथ में। बस ये नॉर्मल जानकारी होती थी। अब ये डैफ वाली और ओटीआर वाली नई चीज है, थोड़ा सा इसको जानकारी में लेते हुए चलना है। फोटो खिंचवाते वक्त याद रखना दोस्तों, फोटो 10 दिन पुराना ना हो। जैसे अभी जा ही रहे हो एग्जाम सेंटर पे, तो पहले कोई स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवा लो। फोटो खिंचवाते टाइम उसको कहना है कि मेरा जो फोटो खींचो वह इस तरीके से खींचना है कि एक लगभग 3/4 एरिया में मेरा पूरा फेस दिखना चाहिए और लगभग 10-15% एरिया में नीचे जो आपने यहाँ पे नाम भरा था, जो आपने यहाँ पे अपना नाम भरा था ना पूरा, है ना, जगदीश जांगड़, तो वो पूरा नाम आपका जो है फोटो के नीचे लिखना है आपको। और यहां पे याद रखना उसमें डेट भी शो करनी है। डेट भी मतलब सपोज आज तारीख हो रखी है आपकी, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 4 फरवरी, तो 4 फरवरी बकायदा डेट वहां लिखनी है कि 4 फरवरी, यानी DDMMYY। DD मतलब डेट हो गया, डेट हो गया 4 फरवरी, हो गया है दूसरा महीना और साल हो गया 2025। तो 4/2/2025 ये लिखेंगे आप प्रॉपर, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आपको बता रखा है। फिर अब उस फोटो को आपने प्रिंट करके स्कैन कर दिया। स्कैन जो करेंगे, कई बार फोटो जो होता है बड़ी साइज में होता है और लाखों लोगों का यहाँ पे फॉर्म आएगा, इतना सर्वर हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए वो लोग कहते हैं कि आप फोटो को कम रेजोल्यूशन, कम पिक्सल पे रखो। यहाँ पे आप फॉर्म फिल करने के बाद में जो फोटो वोटो अपलोड करेंगे ना, वो 550x550 पिक्सल होना चाहिए, है ना। आपके पास में 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइन और सिग्नेचर दोनों के बारे में इन्होंने सारी जानकारी दे दी है। अब ये याद रखना कि आपको नहीं पता इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए यूपीएससी का फॉर्म भरते टाइम एक वेबसाइट वहीं पे दे दी गई है कि उस पे जाओ, क्लिक करो, अपने फोटो को अपलोड करो और जो यहाँ पे पिक्सल्स दे रखे कितनी साइज होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके पास में स्कैन फोटोग्राफ शुड बी जेपीजे फॉर्मेट और डिजिटल साइन जो है 300 KB का होना चाहिए आपके पास में। इट शुड नॉट एक्सीड 300 KB, लेस देन 20। तो मिनिमम 20 KB का फोटो हो सकता है, अधिकतम 300 KB का फोटो हो सकता है। रेजोल्यूशन 550x550 का होना चाहिए मिनिमम, और पिक्सल्स 1000x1000 का यहाँ पे होने चाहिए, यानी ये विड्थ और हाइट की यहाँ पे बात कर रहा है आपके पास में। तो फोटोग्राफ क्लियर हो, 3/4 एरिया में आपका पूरा फेस दिखना चाहिए आपके पास में, है ना। आपके पास में हेयर जो बाल से लेकर के चिन, हिचकी तक पूरा चेहरा दिखाई देना, ऐसा नहीं खाली खोपड़ी ऊपर वाली दिख नहीं रही है या चिन नीचे वाली दिख नहीं रही है, ठीक है। फोटोग्राफ शुड भी लेटेस्ट, 10 दिन पुराना नहीं हो, जैसे फॉर्म भर रहे हो उससे 10 दिन पहले का हो सकता है, उससे ज्यादा पुराना ना हो। एट द बॉटम ऑफ फोटोग्राफ आप अपना नाम और फोटो की डेट मेंशन करेंगे, पूरा जो नाम फॉर्म में जा रहा है, सही 10वीं की मार्कशीट वाला, और नीचे आपकी डेट मेंशन करनी है। ये काम करते फिर जाना फोटो फिल करवाने के लिए। सिग्नेचर के लिए कह रहा है जेपीजे फॉर्मेट चाहिए होगा, 300 KB से लेके 20 KB के बीच की साइज होनी चाहिए, 350x350 पिक्सल्स होना चाहिए आपके पास में, मैक्सिमम 500x500 होना चाहिए विड्थ और हाइट, ठीक है ना। बस इतना सा है। और यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड है आपका, वोटर आईडी कार्ड है, इसका आप
पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड करेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा आपसे क्या भाई आप अपनी कोई फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वह अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ फाइल जो है वो भी 300 केबी से 20 केबी के बीच की होनी चाहिए, तो इसको कंप्रेस किया जा सकता है। कोई फाइल जो है ना 2, 4, 5, 10 MB की हो सकती है, तो उसे कंप्रेस किया जा सकता है। ऑनलाइन टूल है, सीधा गूगल पे लिखोगे ना रीसाइज फोटो, तो उसमें ये फोटो की पिक्सल साइज को, विड्थ और हाइट को, है ना, ऊंचाई और चौड़ाई को आप चेंज कर सकते हैं फोटो की। दूसरा है साइज, साइज भी जैसे आपके पास में 300 से 20 केबी के बीच का चाहिए, तो वो भी 2, 4, 5 MB का है, तो उसको आप कम कर सकते हो, है ना। उसमें कोई यूपीएससी को दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। अब ये सारी चीजें तो हो गई है दोस्तों आपकी क्लियर। अब पेमेंट आप क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई कैसे भी कर सकते हो, बैंक एसबीआई से जाकर के कैश चालान के रूप में भी कर सकते हो। याद यह रखना है आपको कि अगर ऑफलाइन एसबीआई की ब्रांच से चालान के रूप में कर रहे हो, शायद ही कोई विरला बच्चा होगा जो ये करेगा, पर अगर कर रहा है तो लास्ट डेट के 1-2 दिन पहले चले जाना। यह याद रखना है दोस्तों आपको कि पे ऑप्शन जो है वह क्लोजिंग डेट पे, है ना, जैसे आज क्लोजिंग डेट है कल, तो कल रात को 12 बजे से पहले पहले वो हो जाना चाहिए, ये याद रखियो आपको। बस ये बेसिक सी चीजें पूछी गई हैं दोस्तों आपके पास में। ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड मेंबर जो है, जैसे यहाँ पे जो भी आप फोटो आईडी कार्ड भेज रहे हो, जैसे आधार है तो वो आधार आपको आगे से आगे साथ रखना है, या आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा रहे हो, या आप कोई भी, जैसे फोटो आईडी कार्ड में 3-4 ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, कई सारी चीजें आप दे सकते हो, जैसे वोटर आईडी दे सकते हो, ये सारी चीजें आप ले जा सकते हो बेटा साथ में, ठीक है। अब बस यहां तक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही आप फॉर्म में आए, ओटीआर की जानकारी है, भाई का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, भाई ने नाम चेंज किया या नहीं, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, फादर का नाम, मदर का नाम, माइनॉरिटी में है या नहीं है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका नंबर क्या है, 10वीं बोर्ड में मार्कशीट में नाम, उसका रोल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी है ओटीआर की। ओटीआर प्रोफाइल पे आप जैसे सारी चीजें ओके करते हैं, अब आप अदर देन ओटीआर प्रोफाइल पर्सनल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसको हम पार्ट 2 कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कहाँ के नागरिक हो, भरो भारतीय नागरिक हो, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा हो, है ना, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडोड हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स हो, वो सब लिखो यहाँ पे, जो है एग्जैक्ट लिखना, झूठ मत बोलना, कल की तारीख में यह समस्या हो सकती है आपके पास में, ठीक है ना। प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पे याद रखना, प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके डेट जो बर्थ सर्टिफिकेट में है वही लिखना। कईयों का होता है, जैसे मेरा जन्म जो है बाड़मेर के एक गांव में हुआ है, ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए, पर मैं आकर के जयपुर रह रहा हूं, मेरा जो डेट ऑफ जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है वो जयपुर में आकर के बनाया है उसके बाद में, तो उस वक्त की 1990 की बातें अलग हुआ करती थी, 95 की बातें अलग हुआ करती थी। अभी तुम्हारा जो डेट ऑफ मतलब कहीं न कहीं जो बर्थ सर्टिफिकेट में है वही यहाँ पे लिखना, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट यूपीएससी ने पूछ लिया, तुमने यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ जो है जन्म का स्थान डाल दिया दूसरा, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट में दूसरा नहीं दिखना चाहिए। कम्युनिटी जो आपकी जाति है, कास्ट है, वो समुदाय है, वो लिखेंगे वहां पे, ठीक है, जैसे जगदीश जांगड़, तो यहाँ पे जांगड़ कम्युनिटी लिखेंगे। जनरली यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, किससे आप बिलोंग कर रहे हैं, जनरल, वो आप यहाँ पे लिखने वाले। फिर सीधा सीधा पूछेगा क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगता में है आपका, तो आप यहाँ पे दे रखा है यस और नो, और कौन सी दिव्यांगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाएगा, आधार है, वोटर है, पासपोर्ट है, पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस है इत्यादि, ये जमा कर सकते हैं आप। पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, फोटो खींच के पीडीएफ बना देना, उसकी ऑनलाइन वेबसाइट से फोटो टू पीडीएफ कन्वर्ट हो जाता है। साइज उसकी 300 से लेकर के 200 केबी के 20 केबी के बीच में रखना, तो साइज भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास में। स्कूल आईडी है ना, नोट स्कूल आईडी कार्ड ओनली फॉर एनडीए एंड एनए, ठीक है ना। तो आपके पास में एनडीए वाले लोग होते हैं ना, तो उसके लिए स्कूल आईडी कार्ड चलता है, पर अपने लिए नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अपन को तो प्रॉपर आईडी कार्ड जैसे आधार है, वोटर आईडी है, ये ही डालो, ये सबसे सही रहेगा। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपके पास में, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज द फिजिकली हैंडीकैप्ड और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट, तो कभी आज से पहले आपको दिव्यांग माना गया है क्या, हाँ या ना में जवाब दो। अब तुम अगर यहाँ पे हाँ या ना में जवाब गलत दे दिए, है ना, तो पकड़ में आओगे। यूपीएससी ने इसीलिए तो सब चेंज कराया, क्योंकि जैसे ही आपके पास में पूजा खेड़कर वाला कांड हुआ था कि उन्होंने अपने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स में जो है कुछ धांधली की थी, और यूपीएससी का एग्जाम जो है वो कहीं न कहीं क्लियर करने की कोशिश की, सर्विस में भी चले गए, पर फिर बाद में हरकतों से पकड़े गए थे। डू यू वांट टू मेक अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस टू द जॉब अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं मेहनत से, मेंस तक पहुंचते हैं मेहनत से, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और मेहनत से। अब हजारों लाखों में से जब आप इंटरव्यू में जाते हो, चंद 2,500-3,000 बच्चे लोग होते हैं।
अब उन 2,500 में से 1,000 बच्चे तो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आते, बाकी 2,000 लोगों का क्या? तो यूपीएससी कह रही है कि क्या मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, मंत्रालय के लिए, गृह मंत्रालय के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए, अगर आप कहो तो मैं आपकी जानकारी पब्लिक कर देती हूँ ताकि उनको पता रहे कि भाई 3,000 इंटरव्यू में से 1,000 तो यूपीएससी ने ले लिए, बाकी के जो 2,000 बच्चे उनमें भी तो एक्यूमेन है, यूपीएससी का मेंस क्लियर करके आए भाई साहब, इंटरव्यू कॉल आया है उनको। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे, अगर यहाँ यस करेंगे, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारे मंत्रालय के साथ में साझा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय को लगता है कि भाई ये लड़का ये लड़की ठीक है ना, तो 1,000 तक या सेलेक्ट हो, इसकी 1,100 रैंक थी, तो क्यों ना इसको बुला लिया जाए, इनवाइट कर लिया जाए। तो आपके पास में एक जॉब अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि काफी मंत्रालय जो है वो सीधे इंटरव्यू बेस्ड जॉब देते हैं, जिसमें आपको कोई और एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं। यूपीएससी भारत का सबसे टफ एग्जाम आपने क्रैक किया, वो भी इंटरव्यू लेवल तक, बहुत है ना सर, है ना। तो वो सीधा आपका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के बाद आपकी पात्रता वहां पे अगर क्लियर है तो सीधा आपको जॉब लेटर भी ऑफर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक सर्कुलर आया था 2016 और 17 के बीच में, जिसमें ये क्लियर किया गया था कि भाई इंटरव्यू का डेटा जो है वो साझा किया जा सकता है अन्य विभागों के द्वारा। आप अगर यहाँ पे हामी भरोगे तो वो साझा किया जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आपको जरूर करना चाहिए। यूपीएससी अगर हमको हाथ लग जाती नौकरी सबसे बेस्ट है, नहीं भी लगता तो अगले दूसरे मंत्रालयों की जो सेंट्रल सर्विसेज है वो तो ओपन है ना भाई अपने पास में, तो ये क्लिक कर लेना मेरे हिसाब से। तो लास्ट में ये डिक्लेरेशन है, इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सेव करोगे तो ये सारी जानकारी आपकी साझा हो जाएगी, यूपीएससी के पास में सेव हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस की जानकारी के लिए। यहाँ पे आप अपना एग्जैक्ट स्टेटस, मतलब अगर मैं परमानेंट एड्रेस पे रह रहा हूँ, जैसे अभी मैं स्कूल कॉलेज वाला एड्रेस मत डाल देना कहीं कि भाई जैसे तुम एक जिले से बिलोंग कर रहे हो और दूसरी जगह जाकर के तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि वहां का एड्रेस डालो, क्योंकि कल वापस तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद में वापस यहाँ आ गए तो वो एड्रेस फिर चेंज करना पड़ जाएगा। तो जो परमानेंट एड्रेस है ना तुम्हारे आधार में, वो एड्रेस डालो। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस डाल दिया तुमने, पोस्ट ऑफिस एड्रेस डाल दिया तुमने, सेलेक्ट करो राज्य है, पिन कोड है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, एरिया कोड है, अपना फोन नंबर ये डाल दिया। ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मेरे हिसाब से तो दोस्तों सेम रखना चाहिए। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में जाकर के नौकरी कर रहा है, अब वो नहीं चाहता कि मेरे सारे यूपीएससी से रिलेटेड जो पत्राचार हैं वो घर पे जाए, हालांकि यूपीएससी घर पे कोई पत्र नहीं भेजती है, अगर तुम सेलेक्टेड हो तो लास्ट में तुमको जो है भारत सरकार से वार जो अपॉइंटमेंट लेटर घर भेजा जाता है, तो वो तो घर भेजना भी चाहिए। पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इसलिए भेजा जाता है आपके पास में कि कभी अगर पत्राचार की जरूरत पड़े यूपीएससी को आपसे, तो सपोज वो महाराष्ट्र नहीं चला जाए, वो जहां पे आप बैठे हो, जहां नौकरी कर रहे हो, जहां काम धंधा कर रहे हो, वहां पहुंचे आपके पास में। समझ में आई? जनरली आप और मेरे जैसे जो खाली एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस में सेव रखेंगे और यहाँ पे लास्ट में जाते हुए सेव करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में है फोटो और साइन अपलोड। यहाँ पे ऑलरेडी सारी जानकारी दे चुका हूं, फोटो 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए, है ना, और आपके पास में 3/4 एरिया में आपका फोटो बाल से लेकर के हिचकी तक पूरा क्लियर होने चाहिए, बनती कोशिश गर्दन भी दिखे, है ना, आपका नाम है, डेट और कब का ये फोटो है प्रॉपर होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम, और जिस डेट का फोटो है वो फोटो, है ना। साइज कितनी होनी चाहिए आपके पास में, 300 KB से 20 KB के बीच की, और विड्थ का ध्यान रखते हुए फिर अपलोड कर दो यहाँ पे। ठीक है ना, फोटो यहाँ पे इसको सेव कर दिया आपने। अब ये फोटो जो है आपके पास में, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फोटो हो गया है। ठीक है, ओटीआर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा कि भैया 10वीं का एग्जाम लिखे हो, बोले हाँ, कि कितने परसेंटेज आए हैं, परसेंटेज आपको याद होंगे, नहीं तो पूर्णांक और प्राप्तांक वो तो याद है, तो यहाँ पे प्राप्तांक बटा पूर्णांक करोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कितने परसेंटेज थे आपके, कब पास किया है, कौन सा सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे ऑप्शन में चूज किया। जनरली हम जो 10वीं वाले बच्चे हैं, है ना, तो यहाँ पे 10वीं वाले बच्चों के लिए क्या होता था, जैसे साइंस होती थी, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स होती थी आपके पास में। तो जो 3-4 सब्जेक्ट आपने वहाँ पे 10वीं की मार्कशीट में देख रखे ना, 4-6 सब्जेक्ट दिखेंगे, तो उनका नाम लिख दो यहाँ पे। याद रखना कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करना है, जैसे कॉमा यूज नहीं करना है, स्लैश यूज नहीं करना, ब्रैकेट यूज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग के बाद में आपके स्कूल का नाम, जैसे आदर्श विद्या मंदिर, है ना, कॉलेज का नाम 10वीं जो है, कई बार जैसे अगर आप चले जाते हो यहाँ पे महाराष्ट्र साइड में, तो वहां पे कॉलेज इंटर कॉलेज होता है, तो वो इंस्टीट्यूशन का नाम अलग हो सकता है, अपन को स्कूल का नाम लिखना है जो आपकी मार्कशीट में। नेम ऑफ बोर्ड, जैसे मैं राजस्थान बोर्ड से हूं, आप सेंट्रल बोर्ड से हो सकते हैं, सीबीएसई से हो सकते हैं, कोई तमिलनाडु बोर्ड का है तो वो उसका नाम लिखेगा, है ना, जैसे उत्तराखंड बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है, मध्य प्रदेश बोर्ड का है, तो उस बोर्ड का नाम लिखेगा। ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन सा है, सेव करेंगे जानकारी 10वीं की। फिर आएंगे इंटरमीडिएट यानी 12th के ऊपर।
ट्वेल्थ के इक्विवेलेंट आपने कंप्लीट कर दिया कि बिल्कुल, इसीलिए यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं। अब यहां पे याद रखना है आपके पास में कि ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन में क्लास का डिवीजन, जैसे कि आपके पास में सीधा सीधा पूछा गया फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, कि कौन से क्लास से, कौन से डिवीजन से पास हुआ। 60 से ऊपर वाला पहला लिखता है, 60 से 40 45 के बीच वाला सेकंड लिखता है, बाद वाला थर्ड डिवीजन होता है। यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे, कितने मार्क्स है ऑनेस्टली लिखना, पूर्णांक प्राप्तांक कितना है उससे आप मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार जो है परसेंटेज नहीं और सीजीपी आता है ना, क्यूमुलेटिव, यहाँ पे कितना जो है आपके पास में ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज कितना है, तो वो आपके मार्कशीट में एग्जैक्ट लिखा होता है, वही यहाँ पे लिखेंगे। कौन सा साल में पास किए, कौन कौन सा सब्जेक्ट थे, जैसे कोई पीसीए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कोई पीसीबीए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट तो अपने कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स लिखो, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आर्ट्स जैसे उसने किया है ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, तो वो लिखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखोगे अपने नाम जो तुम्हारी मार्कशीट में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने कॉलेज का नाम लिखोगे कि भैया सपोज मैं बांगड़ राजकीय कॉलेज से पढ़ रहा हूं, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखोगे कि बांगड़ कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जैसे सपोज ये है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, राजस्थान है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वनस्थली के अंतर्गत आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि हर कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। अगर आप हो ही, जैसे भाई मैंने तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस से किए, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में आप लिखोगे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस यहां लिखा, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला यहां लिखोगे कि भैया आपने यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की, तो अब उसके लिए फिर आपको जो संस्थान है, जो डिपार्टमेंट है, जो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, उसका लिखना होगा। वैसे ही जो आपकी मार्कशीट है उसमें क्लियर होता है संस्थान कौन सा है और यूनिवर्सिटी कौन सी है, वह जानकारी लिख सकते हैं। कैन यू जस्ट राइट दिस इंफॉर्मेशन एवरीवन। यहां तक लिखने के बाद में अगर हमारे पास में जानकारी क्लियर हो चुकी है तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। इसको सेव करने के बाद में हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ग्रेजुएशन की बात करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे ग्रेजुएशन का तो कहा ही जा रहा है कि भाई या तो तुमने पास कर लिया या कम से कम फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो, तो यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है। तो पहले तो आप ग्रेजुएट लेवल एग्जाम बीएससी हो, बीटेक हो, क्या है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। फिर है स्ट्रीम ऑफ अदर स्ट्रीम एट द ग्रेजुएशन लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे कुछ कर रहे हो आप लोग, जैसे आपने सीए की पढ़ाई कर ली है आपके पास में, या फिर एलएलबी की पढ़ाई कर ली है, या फिर बीडीएस की पढ़ाई कर ली है, तो आप प्रोफेशनल स्ट्रीम जो यहाँ नहीं दिखे वो यहाँ चूज कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री कौन सी है, सेलेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री या अदर ग्रेड, जो इसमें नहीं दिखे तो फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो उसको। ठीक है, अब यहाँ पे किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन यहाँ पे लिखोगे, कितने परसेंटेज आए, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए लिख, जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला से था तो मेरा सीजीपीए स्कोर दिखाई देता था कि 8.9, तो मैं 8.9 लिखूंगा यहाँ पे भाई। पासिंग ईयर कौन से साल पास हुआ हूँ, सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं आपकी ग्रेजुएशन के अंतर्गत, स्कूल का, जैसे अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखोगे, कौन से कॉलेज से हो, कौन से यूनिवर्सिटी से हो आप। ठीक है, ग्रेजुएशन में यहाँ पे पूछ रहा है सीधा सीधा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर है आपके पास में, या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, सीधा सीधा ये जानकारी देता है कि भैया ये बच्चे का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपके पास में एनरोलमेंट किस नंबर से था। अब आप कहोगे सर मेरे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में अलग रोल नंबर है, सेकंड ईयर की मार्कशीट में अलग है, थर्ड ईयर की मार्कशीट में अलग है। बकवास, तुम्हें एनरोलमेंट नंबर जो कॉमन है, तीनों साल कॉमन रहता है। जैसे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मेरा एनरोलमेंट नंबर तीनों साल क्या था, सेम था, तो मैं वो नंबर लिखूंगा यहाँ पे जो तीनों मार्कशीट में सेम दिखे। एनरोलमेंट नंबर है, ढंग से देखो। रोल नंबर तो हो सकता है चेंज हो सकता है, क्या रोल नंबर हर वर्ष फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में चेंज हो सकता है? कई बोर्ड्स में, कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेवल में चेंज होता है, कईयों में नहीं होता है, पर आपको तो याद रखना है ना अपना, आप वह कॉमन चीज लिखोगे, है ना। जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में अगर कुछ नहीं, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया, जैसे सपोज आपको इस प्रकार की डिग्री मिल गई है, यू आर हैविंग अ डिग्री लाइक दिस, तो ये जो डिग्री है ना दोस्तों आपकी, इस डिग्री के अंदर आपके पास में प्रॉपर ऊपर रोल नंबर लिखा होता है। जैसे मेरा रोल नंबर है यहाँ पे 455 और आगे 3 और संख्या है, तो यहाँ पे यह जो रोल नंबर है आपको प्रॉपर पता होने चाहिए। अब कई केसेस में, जैसे यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपके पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला का भी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो नाम है इसके साथ साथ में ऊपर ही सीरियल नंबर दे रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। अब मैं जब 3 साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला में पढ़ा तो यहां पे यह नंबर कभी चेंज नहीं हुआ, रोल नंबर चेंज हो जाते थे फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फाइनल सेम में, पर ये चेंज नहीं हुआ। तो तुम्हें अपने सर्टिफिकेट में वो नंबर देखना है, या तो तुम देख लो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर जो ऊपर लिखा है, या एनरोलमेंट या रोल नंबर। यहां पे जनरली रोल नंबर
हर एक संस्थान का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, स्टेट का अलग अलग लीग होता है, पर जो कॉमन है तीनों साल वो लिखना, या फाइनल जो सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री में दे रखा है वो लिखोगे आप लोग। यहां तक क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़े। फिर ये सारी इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन क्या है ना, ये सारा कुछ आप लिखोगे। फुल एड्रेस क्या है इशूइंग अथॉरिटी का, ये सब लिखने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब आप कहोगे सर मेरे को तो इशूइंग अथॉरिटी पता ही नहीं है। तो देखो, इशूइंग अथॉरिटी जो होती है ना दोस्तों, आपके पास में जनरली कौन होता है? जैसे मेरी डिग्री किसने इश्यू की है? वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला कासरगोड, बस इतना सा लिखना है। आपके भी होगा, सचिव हो सकता है, कुलपति हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ तो मार्कशीट पे नीचे लिखा होता है जिसका एक सिग्नेचर होता है, ठीक है ना, प्रॉपर एक सिग्नेचर होता है। तो वह जानकारी जो है आपको यहां पे लिखनी है बस। फुल एड्रेस में जैसे मेरे यहां पे है, मेरे कॉलेज का जो है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला कासरगोड, तो मैंने यहां पे ये लिख दिया। तो आपके भी यहां पे एक प्रॉपर एड्रेस दे रखा होगा, वो एड्रेस यहां पे जरूर लिख देना। वो एड्रेस काफी महत्व का होता है। तो यहां पे इशूइंग अथॉरिटी, अब मेरे को जैसे मैं डिग्री सर्टिफिकेट दे रहा हूं, तो डिग्री सर्टिफिकेट दे रहा हूं तो यहां पे मेरी इशूइंग अथॉरिटी हो गया वाइस चांसलर खुद, ठीक है ना। तो मैं वाइस चांसलर लिख रहा हूं और उसका एड्रेस लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। डू यू हैव बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर एजुकेशन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर मैंने बाहर विदेश जाकर के कोई डिग्री पढ़ी है या बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है मेरे पास में, तो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। फिर बाहर से मैंने क्या किया है, मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आगे आएगा और फिर उसको सेव कर दो। बेसिक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे यह पूछेगा, भाई तुमने कहा ना 10वीं पास हो, मार्कशीट जमा कराओ। तुमने कहा 12वीं पास हो, मार्कशीट जमा कराओ। तुमने कहा यहाँ पे कल की तारीख में तुमने ग्रेजुएशन पास किया है, मार्कशीट जमा कराओ। नहीं सर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, अभी अपियर हुआ हूँ, तो मार्कशीट जमा कराओ, है ना। लास्ट मार्कशीट जो है अपियरिंग वाला सर्टिफिकेट है वो जमा कराओ। फोटो आईडी, आधार, पैन, देखो फोटो आईडी में क्या है, आधार, वोटर, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा है। या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो तुम्हें आईडी कार्ड दिया गया वो भी करा सकते हो। अगर तुम्हें एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है कि भैया मैं पर्टिकुलर सेना में था, या पर्टिकुलरली कोई भी तरीके से तुम्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसका तुम्हें सर्टिफिकेट यहां देना होगा। जैसे तुम कह रहे हो ओबीसी के अंतर्गत मेरे को एज रिलैक्सेशन चाहिए, भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट डाल, नॉन क्रीमी लेयर का, समझ रहे हो, ये तुमको अप्लाई करना होगा दोस्तों। हाइलिंग सर्टिफिकेट सो द कैंडिडेट्स इज फ्रॉम द अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन एरिया के अंतर्गत ये एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हो तो आपको यहाँ पे इन एरियाज का हेलिंग सर्टिफिकेट देना होगा, भाई मैं वहां से बिलोंग करता हूं, ठीक है। अचीवमेंट्स इन द फील्ड्स, अवार्ड्स, प्राइज, सर्विस एक्सपीरियंस, कुछ भी है आपका आज तक जो भी सर्टिफिकेट्स मिले तुम यहाँ पे डाल सकते हो। यूपीएससी के लिए तो एक इंप्रेशन रहेगा ना, अरे भाई वाह क्या बात है, ये बच्चा 10वीं में ये काम करके आया, ये एनसीसी में जाके आया, ये स्पोर्ट्स में जाके आया, इसने वाद विवाद में भाग लिया है, इसने और भी यूथ कांग्रेस में भाग लिया है। तो जो भी तुम्हें एकेडमिक्स में लग रहा है ना कि अच्छा है, कई बार आपको लग रहा होगा कि नहीं यार मेरे तो जैसे जाति का या समाज का एक फंक्शन होता है और वहां पे प्रतिभा सम्मान में मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया गया 8वीं में 28% लाने के लिए मत डाल दियो, ठीक है। यहाँ पे अचीवमेंट्स जो हैं वह किस फॉर्म में होना चाहिए, अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, एकेडमिक्स के हो सकते हैं, सोशल फील्ड के हो सकते हैं, अवार्ड्स हैं, प्राइजेस, सर्विसेज, सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ एनी काइंड, ठीक है ना, आपने जो सेवाएं की हैं उससे रिलेटेड। पर याद रखना ज्यादा अकेडमिक और गवर्नमेंट से रिलेटेड हो वह अपलोड करना। जनरली अगर आप कोशिश करोगे कि भैया मैं अपने कास्ट, मैं अपने समाज से रिलेटेड, जैसे कई बार होता है कि भाई प्रतिभा सम्मान में जो है आपको मिल गया और आप उसको ही चिपका दियो वो मत कर दियो। तुम्हारे 28% आए चाहे 88% आए वो तुम तक है, उसकी मार्कशीट हमने यहाँ अपलोड कर दी है ना। इस मार्कशीट के लिए एक और सर्टिफिकेट तुम यहाँ अपलोड कर रहे हो, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है अभी नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, चाहो तो अपलोड करो, यूपीएससी ने तो खूब जगह दे रखी है, बट बेटा जितनी इन्फॉर्मेशन दे अपने बारे में कम है, पर कम से कम जानकारी दो यूपीएससी को, क्योंकि यूपीएससी को ज्यादा जानकारी देना मतलब यहाँ पे शेर के मुंह में हाथ डालना। यूपीएससी फिर कुछ भी प्रश्न पूछेगी तुमको, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू के लिए ये सारा कुछ रॉ मटेरियल जा रहा है यूपीएससी के सामने। भाई बच्चा क्या है, 8वीं में क्या था, 10वीं में क्या है, ग्रेजुएशन में क्या है, मास्टर्स में क्या है, क्या अचीवमेंट्स है क्या नहीं। पर कुछ अचीवमेंट्स दिखाना भी, हर बच्चा ऐसा होता है जिसके पास कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, भले 2 सर्टिफिकेट इसे अपलोड तो करना, एनसीसी का करो, स्पोर्ट्स का करो, सोशल वर्क्स का करो, कुछ तो करना होगा, ऑब्वियसली होगा आपके पास कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर फादर की और मदर की बेसिक इंफॉर्मेशन, इनकी नागरिकता क्या है, इनका काम क्या है, ठीक है, इनका एड्रेस क्या है, पोस्ट ऑफिस, सिटी एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड क्या है इनका, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा।
इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, ठीक है ना। अगर आपके पिताजी कोई सेवा में रहे हैं तो लिखोगे, और अगर आपके पिताजी सेवा में रहे पर अब रिटायर हो चुके हैं तो उनके आगे लिखोगे रिटायर्ड, है ना। अदरवाइज फिल नॉट एप्लीकेबल, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, तो रिटायरमेंट तक, लास्ट तक वो कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए वो लिखोगे यहाँ पे। एनुअल इनकम क्या है फादर की, है ना। इफ डिजीज्ड और नो इनकम, आज की तारीख में कोई इनकम नहीं है या उनकी मृत्यु हो चुकी तो यहाँ पे शून्य लिखोगे आप, ठीक है ना। स्टेट इन विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, जैसे पिताजी राजस्थान से बिलोंग करते थे राजस्थान लिखोगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट इन विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, जैसे पिताजी का गांव जो है वो बाड़मेर था तो यहाँ बाड़मेर लिखोगे। तो राज्य और जहां से वह बिलोंग करते थे उस जिले का नाम सेव कर दिया। ऐसे ही माताजी की जानकारी आएगी, माताजी की राष्ट्रीयता क्या है, काम क्या करते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे उनका एड्रेस क्या रहेगा आपके पास में, है ना, स्टेट, जिला, पिन कोड, ये सारी जानकारी। फिर यहाँ पे क्या वो सरकारी पोजीशन में रहे हैं, क्या वो सरकारी सेवा में रहे हैं, लास्ट अगर रिटायरमेंट भी हुआ तो कौन सी पोस्ट से रिटायर हुआ। अगर कुछ नहीं है तो लिखो नॉट एप्लीकेबल, है ना। एनुअल कोई इनकम है अगर तो वो यहाँ पे शो करोगे, अगर उनकी नहीं इनकम तो शून्य शो करोगे, अगर माताजी की मृत्यु हो चुकी है तो भी शून्य लिखोगे यहाँ पे, है ना। स्टेट इन विच योर मदर ओरिजिनली बिलोंग्स, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली। अभी माताजी जो है कहीं और जा चुके होंगे वो बात अलग है। ओरिजिनली का मतलब है कि आपके ननिहाल की बात की जा रही है, समझ में आई। तो आपका ननिहाल किस राज्य में है, पिताजी का सेम राज्य भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, और जिला सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो आप बनती कोशिश जो है, जो रियलिटी है वो बताना। आप कहीं भी ये चीज ये मत सोचना कि यार मैं एमपी फिल कर दूंगी तो एक जगह तो राजस्थान से पापा मम्मी एमपी से हैं तो हो सकता है मेरे को दोनों ही स्टेट ना मिले इसलिए मैं गलत फिल कर दूं। पकड़ लिए जाओगे, धाप लिए जाओगे बाद में भी। यूपीएससी को कोई भी गलत जानकारी देना यूपीएससी के एग्जाम रूल्स के अंतर्गत वायलेशन है, और उस वायलेशन के तहत चाहे छोटी जानकारी भी है लपेट लिए जाओगे बेटा। पूजा खेड़कर जो है लबासना से ट्रेनिंग के बाद में महाराष्ट्र में जाने के बाद में भी जो है उसको सेवा से हटा दिया गया था, खाली एक फॉर्म में गलत जानकारी देने के कारण। तो समझो, ऑनेस्ट रहो, देश को तभी सुधार पाओगे जब तुम सुधर पाओगे। तो सही जानकारी देना, कहीं भी गलत मत लिखना कुछ। फिर है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। भाई एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन मतलब आपका, आपके बारे में बातचीत की जा रही है। योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, क्या अभी नौकरी कर रहे हो तो बताओगे, सरकार में हो, केंद्र या राज्य सरकार में। फिर पूछेगा कि नहीं प्राइवेट में हो क्या, फिर यहाँ पे पूछेगा नहीं सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या क्या कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो या फिर नॉन एम्प्लॉयड भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, सीधा सीधा पूछ लेगा कि आपको कभी पहले, इससे पहले कोई रोजगार मिला है। हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या कभी आपने स्वरोजगार यानी खुद के लिए ही काम किया, जैसे खुद का बिजनेस चालू कर दिया, ऐसा कुछ है तो ये जानकारी लिखोगे सारी चीजें। फिर है यहां पे एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन। हैव यू एवर बीन डीबार्ड, क्या यूपीएससी ने कभी आपको बार किया है एग्जामिनेशन लिखने से, कि नहीं कोई गलत काम करते पाए गए हो तो आपको क्या हमने बार किया है आज से पहले, जानकारी आप ही दे दो, हम पता करें उससे पहले। हैव यू एवर अपीयर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन इन प्रीवियस ईयर, क्या इससे पहले कोई आपने अटेम्प्ट लिखा है, जैसे सपोज किसी ने 2020 लिखा, 21 लिखा, 22 लिखा, तो यहाँ पे लिखोगे वापस यस आई हैव अपीयर्ड इन 3 एग्जाम, वो पूरा ऑप्शंस खुल जाएगा आपके सामने। हैव यू एवर एक्सेप्टेड अलोकेशन टू द सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर, इससे पहले कोई एग्जाम हुआ यूपीएससी के द्वारा और उसके अंदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपने कोई आईआरएस, आईपीएस या अन्य पोजीशन आपने हेल्ड की है, क्या आपका उसमें चयन हुआ है, तो ये सारी जानकारी दे करके सेव कर लो। अभी भी हम ओटीआर में, ओटीआर का प्रोफाइल भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में करिकुलर एक्टिविटीज में तुम्हें कोई मेडल है, प्राइज है, स्कॉलरशिप है, यहाँ लिखोगे। स्पोर्ट्स और एनसीसी की जानकारी यहाँ लिखोगे। पोजीशन जो लीडरशिप में स्कूल कॉलेज में तुमने निभाई यहाँ लिखोगे। कोई हॉबीज के बारे में जानकारी देना चाहते हो यहाँ लिखोगे। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ोगे, जो है हकीकत लिखोगे, है ना। स्पोर्ट्स जो है वो हकीकत लिखोगे कि भाई जरूरी नहीं कि तुम्हें मेडल ही मिला हो, तुमने पार्टिसिपेट ही किया है, जरूर लिखो जरूर, क्योंकि यहां पे कोई अपलोड नहीं करनी है चीजें तुमको। फिर है भाषा की बात, भाषा की बात करनी है। रीड स्पीक, रीड एंड स्पीक, रीड राइट स्पीक, एग्जामिनेशंस पास्ट, तो यहाँ पे कोई भाषा आप बोल पाते हो, बोल पाते हो क्या, पढ़ पाते हो क्या, बोल पाते हो क्या, पढ़ और बोल दोनों पाते हो क्या, पढ़ बोल और लिख तीनों पाते हो क्या, क्या उससे रिलेवेंट कोई एग्जाम पास किया है, उसको आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे हिंदी में पढ़ पाता हूँ, लिख पाता, बोल पाता हूँ, पढ़ और लिख पाता हूँ, पढ़ लिख और बोल तीनों पाता हूँ, ठीक है ना। और हिंदी में मैंने 10वीं 12वीं में भी एग्जाम्स पास किए ना, 10वीं 12वीं में सब्जेक्ट रहा है, तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। ऐसे ही एक इंग्लिश और हो जाएगा, इंग्लिश उत्तर भारत के बेल्ट के लिए तो ये सही हो जाएगा। अब
इसके अलावा जैसे कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है ना, तो उनके लिए थोड़ा अलग हो जाए। कोई बंगाली है आपके पास में, तो उन्होंने तीसरी भाषा बांग्ला भाषा हो सकती है, जो कि 10वीं 12वीं में भी ही पढ़नी सीख ली होगी, बोलनी सीख ली होगी, लिखनी सीख ली होगी, एग्जाम भी पास किया होगा, उसको ऐड कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 लैंग्वेज सबकी होनी चाहिए ऐसी, ठीक है ना, मिनिमम 2 हो सकती है। आप स्पेसिफिकली कोई तीसरी भाषा भी जानते हैं तो ईमानदारी से फॉर्म भर के उसको लिख सकते हैं। इसी के साथ में हमारा ओटीआर क्लियर हो गया। अब जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो चुका है, अब हम आएंगे पार्ट टू। पार्ट टू क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन की जानकारी पूछी जाएगी आपको, ठीक है। अब पार्ट टू में आते ही, पार्ट टू देखो, फॉर्म के 4 भाग है आपके पास में, है ना। क्या क्या 4 भाग है? ओटीआर जो कि पूरा हो चुका है, भाग 2 है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, भाग 3 है डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और भाग 4 में फोटो, फीस, साइन और सेंटर सिलेक्शन करेंगे हम लोग। अभी हम भाग 2 में आ रहे हैं दोस्तों। अभी जब आप वापस ओटीआर पे जाके लॉगिन करोगे, ये सारी जानकारी, पर्सनल एड्रेस, पेरेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यूपीएससी एग्जाम, फोटो, साइन, है ना, अचीवमेंट, मेडल, प्राइज, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सारा हो चुका है। अब इस पे जाकर के आप जैसे ही एग्री करोगे तो आप फॉर्म फिलिंग की जानकारी में आगे जा सकते हो। अब फॉर्म फिलिंग की जानकारी में आप आगे जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 देखने को मिलेगा। इस पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन जो है ना आपके पास में, ओटीआर क्लिक है तो क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1, इसको जांचने के लिए यहां पे कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन के अंतर्गत यहां पे आप सारी जानकारी लेकर के इसको फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप भाग 2 के रजिस्ट्रेशन पे आते हैं तो आपकी जानकारी पहले से ही है ओटीआर में, इसके पास में आपका नाम है, ठीक है ना, आपका नाम बदला है या नहीं है, आपका लिंग क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पिता का नाम, माता का नाम क्या है, कोई माइनॉरिटी से हो या नहीं हो, आपका नाम और नंबर, ये ओटीआर वाली जानकारी इसने अपना आप ही ले ली है, ठीक है। अब सिटीजनशिप वाली भी हमने भरी थी यहाँ पे। सिटीजनशिप क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, दिव्यांग हो या नहीं हो, है ना, रिजर्वेशन में ओबीसी, एससी, एसटी कहां से हो आप, है ना, फीस रेम्यूनरेशन आपको अलाउ होगा या नहीं होगा। जैसे आपको पता है एससी और एसटी वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए फीस नहीं लगती है, बाकी वर्गों के लिए फीस लगेगी आपके पास में। शैक्षणिक योग्यता हम लोगों ने ऑलरेडी भर रखे हैं, तो यहां पे आपको ये चीज भरना जरूरी हो गया। क्या चीज भरना जरूर हो गया बेटा? देखो कि भैया सबसे पहले तो एक समुदाय की जानकारी यहां पे लेना आपको जरूर। अब फॉर्म यहां से फिल होना शुरू हुआ, सिटीजन हो, हाँ हो, मैरिड अनमैरिड हो, जो है सिचुएशन बताओगे, ठीक है, बिलोंग्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी और नो, यहां पे बताओगे। समुदाय कौन सा है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, बताओगे, क्लियर। ईडब्ल्यूएस है ना, पर्सन मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलता है। पर याद रखना, इस हर कंडीशन में आपको 5 से 6 महीने पुराना ही क्या चाहिए होगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यस। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपसे सर्टिफिकेट जब मांगा जाता है ना, आप सर्टिफिकेट अपलोड जब करते हो, तो अगर वो 6 महीने पुराना है तो कहता है कि वैलिड डेट, क्या बोलता है, इनवैलिड डेट बता देता है कि भैया जो डेट है ना सर्टिफिकेट इश्यू की वो इनवैलिड है। क्यों ऐसा क्यों दिखाता है? क्योंकि जो आप डेट वहां डाल रहे हैं, सर्टिफिकेट पे डेट आती है ना, जाति प्रमाण पत्र पे डेट आती है, तो जाति प्रमाण पत्र पे जो डेट आती है ना, वह फॉर्म फिलिंग से 6 महीने पहले की हो सकती है। फॉर्म हम अभी भर रहे हैं, फॉर्म अभी 2025 के मई में भर रहे हैं, तो आप मान के चलो 5 महीने पहले लगभग हो गया आपके पास में अक्टूबर का टाइम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 5-6 महीने के टाइम का होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, 11 तारीख दूर है, आप जल्दी से अपना सर्टिफिकेट बनवा लो 2-4 दिन में, और उसके बाद में इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी पूछी गई आपसे, क्या ग्रेजुएशन है आपका, क्या है ना, सेलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट्स इन द ग्रेजुएशन, तो आप बीएससी हो, बीटेक हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, एलएलबी हो, कौन सी डिग्री की है वो यहाँ पे भरो आप, ठीक है। आपका एड्रेस जो है पूरा का पूरा ऑलरेडी ले लिया इन्होंने, है ना, आपका एड्रेस क्या रहेगा वो पूरी जानकारी इन्होंने ऑलरेडी ले ली है। अब पिन कोड और फोन नंबर क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे जानकारी भरनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पूछ रहा है, जैसे तुमने ओबीसी डाला, ओबीसी जनरली 32 वर्ष की आयु तक क्या लिख सकता है, परीक्षा लिख सकता है। पर अगर वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आता है तो वह 35 वर्ष की आयु तक क्या लिख सकता है, यूपीएससी का परीक्षा लिख सकता है। अगर आप ओबीएससी का एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेके आते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे कि हाँ मैं हाँ मैं यहाँ पे एज में, आयु में छूट का दावा कर रहा हूं। तो यहां पे फिर आपको क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कि भाई ठीक है। यहां पे आपने यस और नो में क्लिक करने के बाद में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट है, ग्रेजुएशन का, कि कम से कम आपने ग्रेजुएशन तो कर रखी है। जैसे भाई डिग्री नहीं आई पर 3rd ईयर की मार्कशीट दे दी आपने, है ना, 3rd ईयर का एग्जाम अभी 2 महीने में होने वाला है,
प्रीलिम्स के पहले, पर सेकंड ईयर की मार्कशीट है तो वो आपने यहाँ जमा करा ली कि लास्ट पासिंग मार्कशीट आपने जमा करा ली। थर्ड ईयर की है तो थर्ड ईयर की, और थर्ड ईयर का एग्जाम होने वाला सेकंड ईयर की तो आ चुकी है तो वो अपलोड कर दो। थर्ड ईयर की आती है ओटीआर में जाके उसको भी ऐड कर देना, ओटीआर फिर एडिट हो सकता है, उसका टाइम पीरियड यूपीएससी आपको देगा। कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और यहां पे आगे बढ़ते ही आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में फोटो आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाएगा आपके पास में, कौन सा डालना चाहते हो, है ना। यहां पे कंसेंट देना होगा आधार का, कि आप जनरली क्या है, आधार कोई भी संस्थान आपसे नहीं ले सकता, आपका इनफैक्ट जानकारी पहचान सिर्फ पुलिस आपसे ले सकती है, पुलिस के पास ये अधिकार है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसीलिए यूपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी आपसे पहले क्या ले रही है, कंसेंट ले रही है। अरे ये कंसेंट क्यों लिया जाता है, आर्टिकल 21 पुट्टस्वामी जजमेंट, राइट टू प्रिवेसी, कि भैया मेरा आधार है, क्यों अपलोड करूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपसे पहले कंसेंट ले लिया, फिर अगर ये कोर्ट में भी केस चला जाता, देखो यूपीएससी आधार मांग रही है तो यहाँ पे यूपीएससी कह सकते, देख फॉर्म भरते टाइम तेरे से लिखवाया था, कंसेंट लिया था, तेरे को कंसेंट नहीं है तो मत भर, यस और नो में यहाँ पे कंसेंट दे सकता है, आई गिव माई कंसेंट फॉर यूजिंग माई आधार नंबर फॉर ऑथेंटिफिकेशन ऑफ माई आइडेंटिटी, तो यहाँ पे यस कर लेना। अपना कुछ ऐसा है नहीं, कोई अंबानी नीरव मोदी जैसा तो कोई केस है नहीं आपके पास में, है ना, अडानी जैसा कि भाई बहुत ही ज्यादा भारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो भरो ना, क्या दिक्कत है। फोटो आइडेंटिटी पहचान की संख्या, जैसे आपका आधार की जो संख्या होती है वो यहाँ पे भरोगे, फिर वापस यहाँ पे उसकी पुष्टि के लिए वापस उसी संख्या को डालोगे, वेरीफाई करोगे, उसके आगे इस लाइन को पढ़ोगे कि आपका जो फोटो आइडेंटिटी जैसे आधार है उसका पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पे इसको अपलोड करने वाले हो। प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आए थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यूपीएससी सिविल सर्विस में आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए, अगर फ्रेशर हो तो 0 लिखोगे, आपने 1 अटेम्प्ट दिया तो 1 लिखोगे, 2 दिया तो 2 लिखोगे, है ना। तो इस प्रकार वाकई ऑनेस्टली आपने कितने अटेम्प्ट, अब सर अटेम्प्ट किसे माना जाता है, क्या यूपीएससी के फॉर्म भरने को अटेम्प्ट माना जाता है, नहीं सर। यूपीएससी का फॉर्म भरने के बाद अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने चले गए गेट तक, और प्रीलिम्स का एग्जाम फॉर्म जैसे आप चले गए हो अंदर, प्रीलिम्स का एग्जाम आप दे के आए हो, चाहे भले आप जीएस और सीसेट के 2 पेपर होते हैं, भले एक ही पेपर दे के आए हो, वो अटेम्प्ट काउंट होगा। अब आपका समझ में आई बात। अटेम्प्ट कब काउंट होता है, जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने चले गए हो, बकायदा आपका वहां पे अटेंडेंस लग गया है कि सो एंड सो रोल नंबर प्रेजेंट, आपके नाम का वहां पे साइन है, आपके नाम का वहां पे पूरा प्रॉपर सारा कुछ देखने को मिल रहा है, तो यूपीएससी कहेगा वो अटेम्प्ट काउंट है। फॉर्म फिल करना क्या अटेम्प्ट होता है, फॉर्म फिल करना अटेम्प्ट नहीं होता है। क्या ये चीज याद रहेगी आपको। तो सपोज आपने अभी तक 3 बार फॉर्म फिल किया, पर आप सिर्फ 2 बार ही प्रीलिम्स देने गए थे, एक बार तबियत सही नहीं थी, आपको लगा नहीं, तैयारी सही नहीं, आप नहीं गए, तो यहां पे जितनी बार प्रीलिम्स दिया है सिर्फ वही अटेम्प्ट काउंट होगा, तो यहां पे 2 लिखेंगे, मतलब जितना भी हो। अगर आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं लिखा तो आप 0 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहां पे अन्य जानकारी के अंतर्गत, अन्य जानकारी में है सिविल सर्विस मेन से रिलेटेड, कि भैया आपके जनरली देखा जाए ना तो हर 3-4 जिलों में से एक जगह पे प्रीलिम्स का सेंटर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में 5-6 जगह पे, पर राजस्थान में मेंस का सेंटर सिर्फ जयपुर है, वहां की राजधानी होता है। जैसे अगर मैं यूपी का कहूं तो यूपी में जैसे लखनऊ हो सकता है ना, एमपी में भोपाल हो सकता है, दिल्ली में मेन जो दिल्ली एनसीआर है वो हो सकता है। ठीक इसी तरह आप भी अपना एक सिविल सर्विस मेंस का सेंटर ढूंढ लीजिए जो आपके घर के नजदीक हो, जहां पे आपको लगभग हफ्ते भर चलने वाली प्रक्रिया जो है, मुख्य परीक्षा के टाइम आपको रुकना होगा, वहाँ भोजन की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था, आपके, है ना, प्रॉपर बहुत सोच समझ के भरना, ऐसे ही नहीं भरना कि नहीं नहीं वो हमारी एक्स का सेंटर है, मिल के भी आ जाओगे बर्बाद हो जाओगे। तो समझने की कोशिश करो कि आप मुख्य परीक्षा का चयन कर रहे हो, आप बहुत सोच समझ के चयन करना कि परीक्षा का केंद्र कौन सा हो जो रिटन एग्जाम के लिए हो। सेंटर फॉर सीएसएम एग्जाम, सीएसएम मतलब सिविल सर्विस मेंस एग्जाम। लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ द पेपर फॉर पेपर 1 to 4, देखिए 1 to 5 पेपर की बात की जा रही है। 1 to 5 यहाँ पे जो पेपर हो रहे हैं ना दोस्तों आपके पास में, यह सी सेट के पेपर, ये इनकी बात की जा रही है, सी सेट तो प्रीलिम्स की बात है, ये बात की जा रही है आपके पास में पेपर 1 to 4 की बात की जा रही है ना, 1 to 5 की बात की जा रही है। ये कौन से पेपर हो गए दोस्तों आपके पास में, जीएस के पेपर। तो जीएस का पेपर अगर मैं हिंदी माध्यम में लिख रहा हूं तो यहाँ हिंदी सेलेक्ट करूंगा, अगर मैं इंग्लिश माध्यम लिख रहा हूं तो इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे जो है पेपर 6 और पेपर 7, छठे और 7वें पेपर जो कि वैकल्पिक विषय होते हैं, तो ऑप्शनल आप हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हो, यहाँ पे उसके पेपर के लिए चयन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या रखना होगा कि सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट,
तो आपके पास में यूपीएससी का सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें कई ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट चयन करते हो, जैसे एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हो, पीएसआर ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, ज्योग्राफी ले रहे हो, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये माध्यम नहीं है, ये सब्जेक्ट का चयन है। अब यहां पे लैंग्वेज मीडियम फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो जो अब आपने यहां पे ऑप्शन लिया है वो आप उसका क्या लेंगे। तो सोचिए आप जीएस का पेपर हिंदी इंग्लिश में चूज कर सकते हैं और यहां पे ऑप्शनल के लिए भी आप मीडियम चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको ऑप्शनल इंग्लिश में लिखना है, चाहे आप जीएस हिंदी में लिख रहे हो, ऑप्शनल आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ये संभव है, यूपीएससी ने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको। और कोई भी विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहा है, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तो उसके लिए यस और नो का ऑप्शन होगा उसके अंतर्गत अलग से, ठीक है, सिविल सर्विस मेंस के हिसाब से। अब सिविल सर्विस एग्जाम के साथ एक और अखिल भारतीय सेवा का परीक्षा होता है, इसको कहा जाता है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसकी भी मुख्य परीक्षा, जनरली प्रीलिम्स तो दोनों का सेम होता है, मेंस दोनों का अलग होता है। तो यहाँ पे मेंस के टाइम की जानकारी के लिए, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के लिए केंद्र कौन सा चयन करना चाहते हो, उसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपके पास में, है ना, बॉटनी है, जोलॉजी है, एटसेट्रा। तो कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हो, पहला ऑप्शन कौन सा, दूसरा ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन कर लिए दोस्तों आपने। उसके बाद में आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट दिए हैं भारतीय वन सेवा के, अगर नहीं दिया है तो शून्य लिखने वाले हैं, और जितनी बार भी आपने यहाँ पे अटेम्प्ट दिया है, प्री भी भले अटेम्प्ट किया है, तो आप एक यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करेंगे। सो आपकी बेसिक जानकारी यहाँ पे आ चुकी है, सारी की सारी जानकारी आ चुकी है, ठीक है ना। एवरी इंफॉर्मेशन जो भी आपने दी है उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। आईएफएस की जो जानकारी दी है सेंटर से रिलेटेड, है ना, जीएस आपके पास में जीएस के चारों पेपर वगैरह जो है ऐसे वगैरह है, कौन से माध्यम में होगा आपका, ऑप्शनल क्या, ऑप्शनल का क्या माध्यम होगा आपके पास में, ये सारी जानकारी आपने दे दी। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जो है ना, वो उसकी भी पूछता है कि जैसे आप लैंग्वेज पेपर, एक कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी देना चाहते हो, या कोई कंपलसरी लैंग्वेज गुजराती देना चाहता है, कोई एक कंपलसरी लैंग्वेज देना जरूरी है जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस में से हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म क्लियर है, इसको प्रिंट कर सकते हो आप, यहाँ पे पीडीएफ को सेव भी कर सकते हो, ठीक है ना। और आप उसके आगे फिर डीएफ भरने जा सकते हो, क्लिक हियर फॉर अ डेफ ऑफ सिविल सर्विस पार्ट 3। अब आप कहते हो सर ये फॉरेस्ट सर्विस का मेरे को भरना है क्या, भाई अगर तुम बायो से बिलोंग करते हो, बॉटनी जोलॉजी से बिलोंग करते हो, तो अखिल भारतीय वन सेवा की तरफ जा सकते हो, उसके लिए नोटिफिकेशन अलग, उसकी जानकारी अलग। सिविल सर्विस मेंस के पार्ट 3 की तरफ हम जाते हैं। अब सर पार्ट 3 अपने आप में ही क्या है, डेफ, डेफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। वापस इस पेज पे आओगे, वापस ईमेल आईडी नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, ये सिक्योरिटी कोड डालोगे और लॉगिन करके वापस जाओगे अंदर। वापस जाने के बाद में आपके पास में ये जो भाग 3 है, डेफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, यह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछेगा अगर हम आपका इंटरव्यू ले तो किस भाषा में इंटरव्यू ले आपका, है ना, मीडियम ऑफ इंटरव्यू, तो आप हिंदी और इंग्लिश या फिर जिस भाषा में आप चाहते हैं उस भाषा में रख सकते हैं। याद रख सकता कि आपके पास में सिविल सर्विस है ना, द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंडियन लैंग्वेज मीडियम फॉर द रिटन पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस मेंस में चूज इधर सेम और हिंदी और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंटरव्यू। तो कल की तारीख में आपने कोई दूसरी भाषा में भी मुख्य परीक्षा लिखी हो, पर आप चाहो तो हिंदी या इंग्लिश या उस कोई भी भारतीय भाषा में अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हो। याद रखना भाषा का चयन व्यक्तिगत होता है, आप किस में ज्यादा अभिव्यक्ति डिलाइटफुल दे सकते हो, कॉन्फिडेंटली आप बातचीत कर सकते हो, वो चुनना दोस्तों। फादर जीवित है या मृत है, माताजी जीवित हैं या मृत हैं, अलाइव और डिसीज्ड की जानकारी। उसके बाद में क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, अगर हाँ है तो उसको अपलोड करना होगा दोस्तों आपको। हैव यू पास द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या आपने जो अर्हता के लिए जैसे मिनिमम ग्रेजुएशन के लिए या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट को एग्जाम पास किया है, तो इसमें यस और नो वो इसको क्लिक कर दोगे। और अगर पूछे सर्टिफिकेट तो मार्कशीट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। सेव करने के बाद में आगे पूछेगा जो मेन मामला है। अब बच्चे यहां फंस रहे हैं क्योंकि यहां पे ग्रेजुएशन के बच्चे भी कई फॉर्म भरते हैं जो फाइनल ईयर में होते हैं, जो अभी जानकारी इनकी इतनी मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है। उनको पूछ लिया कि भाई हमारी 23 सेवाएं हैं सिविल सर्विस के अंतर्गत, इन 23 सेवाओं में से आप कौन सी सेवा को नंबर 1 पे देना चाहो, तो मतलब प्रायोरिटी पूछ रहा है आपके पास में। यहां पे सीधा पूछ रहा है इंडिकेट योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सर्विस और द पोस्ट इन द बिलो विच इज लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट। मतलब अगर आपका रोल नंबर आ जाता है तो हम आपको कौन सी सेवा अलोकेट करें, आपसे पूछा जा रहा है। आईएएस, आईपीएस, है ना, आईएफएस, ऑडिट एंड अकाउंट, ये सारी ग्रुप ए सर्विस, फिर एक ग्रुप बी सर्विस भी है यहाँ पे आपके पास में। तो ये टोटल 23 सर्विस है। अब जनरली हर विद्यार्थी को बोला गया, पूछा गया कि उसके सामने जैसे भरो, ये 23 है ना, 23 की 23 सेवाओं के सामने भरना होगा। जैसे किसी के सामने एक भर रहे हो, है ना, किसी को फॉरेन सर्विस में नहीं जाना तो यहाँ पे 5 भर रहा है, किसी को पुलिस सर्विस चाहिए तो 3 भर रहा है यहाँ पे,
किसी को उसके बाद में लग रहा है कि भैया मेरे को तो किसके अंतर्गत जाना है, आपके पास में जैसे आईआरएस के अंतर्गत जाना है, तो आईआरएस में भी इनकम टैक्स वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे 4 उसने यहाँ पे भर दिया, है ना। अब उसके अंदर उसको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को पोस्टल सर्विस तो सबसे लास्ट ऑप्शन है, तो जो 23 लास्ट ऑप्शन है तो 23 मैंने यहाँ डाल दिया। तो इस हिसाब से 1 से 23 तक की तुम पूरी अपनी क्या दोगे, इसमें पूरी सीक्वेंस दोगे। अगर तुम्हें नहीं पता है 2 मिनट लगेगा, गूगल करो आईएएस कार्डर एंड सर्विस कंडीशन किस राज्य में हो। जैसे सपोज मैं राजस्थान में हूं, तो राजस्थान की बॉर्डर किस किस से लगती है, तो सर हरियाणा से लगती हैं, दिल्ली से लगती हैं, पंजाब से भी आगे है आपका पास में, इधर आपका एनसीआर के बाद में यूपी थोड़ा एरिया है, एमपी एरिया है, गुजरात वाला एरिया है, ठीक है। तो मतलब मैं इन या तो राजस्थान में लग सकता हूं या इसके आसपास के एरिया में लग सकता हूं। तो मुझे ये कोशिश रखनी है अगर अच्छी रैंक लग जाए तो भैया राजस्थान में मेरे को जैसे आपके पास में आईएएस रैंक 1 पे रखना है, ऑब्वियसली आईएएस तो हमेशा 1 पे ही रखना है, आईपीएस 2 पे रखना है, आईआरएस 3 पे रखना है। अब आईआरएस में भी इनकम टैक्स ऊपर हो सकता है, कस्टम्स नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस राज्य में किस पोस्ट के लेवल पे बात कर रहे हो, आप किस सर्विस कंडीशन में रहना चाहते हो। कस्टम्स वालों को दूर दराज भेज दिया जाता है, जबकि इनकम टैक्स वाले हमेशा अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो हर सर्विस के बारे में जानकारी लेने के बाद में इसको फिल करना प्रॉपरली। अब इसके बाद में आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है ना, प्लेस वेर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई उसका स्थान का नाम लिखोगे। द प्लेस ऑफ रेजिडेंस मोस्ट ऑफ टाइम कंप्लीटिंग द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, 10वीं 12वीं पढ़ते टाइम कहाँ पे रहे हो ज्यादातर आप, ठीक है ना। प्लेस टू स्टे द फादर गार्जियन मोस्ट ऑफ द टाइम इन लास्ट 15 ईयर, पिछले 15 साल से मम्मी पापा ज्यादा कहाँ रह रहे हैं। तो वो सारी जानकारी मतलब आपके बारे में जानकारी पूछी जा रही है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो सकता है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट योर प्लेस ऑफ बर्थ, स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, योर फादर्स ग्रेजुएशन, प्लेस ऑफ स्टे, यू कंसिडर योर बैकग्राउंड एज ए रूरल और अर्बन। आपको क्या लगता है आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो या शहरी एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है अर्बन एरिया की, उसके लिए वो भी आपको परिभाषा भी दे रखी है। तो अगर आप शहरी एरिया से हो तो सीधा लिखोगे मैं शहर, जो गांव से हो तो गांव लिखोगे, उसमें कोई लाग लपेट मत रखना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश में क्या था आपका, जैसे स्कूल लेवल पे आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश क्या था, कॉलेज लेवल पे हिंदी इंग्लिश क्या माध्यम था, है ना। क्या आपने 10वीं के बाद में बदला, जैसे मैंने 10वीं के बाद 12वीं के अंदर बदल दिया था, तो आप लिख सकते हैं, है ना। द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेड एट द कॉलेज लेवल, ये सारी लिख सकते हैं आपके पास में। अकेडमिक डिसिप्लिन, प्लीज मेंशन दैट अकेडमिक डिसिप्लिन, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री की बात करेंगे आपके पास में कि कौन कौन से डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट थे, एमफिल किस में की आपने, पीएचडी किस सब्जेक्ट से की, तो ग्रेजुएशन मास्टर्स एमफिल पीएचडी तक की सारी जानकारी यहाँ पे आ गई। अब आपने खाली ग्रेजुएशन कर रखी है तो यही लिखो, पीजी कर रखी है तो यही लिखो। अगर तुमने वो ग्रेजुएशन फिनिश कर ली है तो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मास्टर्स फिनिश कर लिए तो सारे सब्जेक्ट्स लिखो। जो चल रहा है अभी, जैसे अभी पीजी का फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर चल रहा है, तो मत लिखो, जो पास है सिर्फ वही लिखो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, क्या तुम वाकई अभी एम्प्लॉयड हो या नहीं हो। एम्प्लॉयमेंट इन द इफ एम्प्लॉयड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एनुअल इनकम ऑफ कैंडिडेट क्या है आपके पास में, आपकी वार्षिक इनकम क्या है ना। क्या आप रोजगार है आपके पास में, अगर पूछ रहा है आपके पास में तो नेचर क्या है, सरकारी में हो, प्राइवेट में हो या स्वरोजगार है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कितना पैसा कमा ले, तो एग्जैक्ट लिखना, क्योंकि बैंक की इंफॉर्मेशन आधार से निकाल लेंगे वो सारी की सारी, ठीक है ना। सो हैव यू बीन सेलेक्टेड एज द प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जाम, इससे पहले कोई सिविल सर्विस एग्जाम में कहीं भी आप सेलेक्ट हुए हो क्या, राज्य लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, ठीक है ना। सो सर्विसेज अलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम, कौन सी सर्विस आपको अलोकेट हुई थी। डिड यू ज्वाइन द सर्विस, क्या आपने सर्विस ज्वाइन की थी, अगर नहीं की तो किस कारण सर्विस ज्वाइन नहीं की। जैसे कई आईपीएस अधिकारी आईएएस बनने के लिए, है ना, वापस एग्जाम लिखते हैं, तो अब ये फॉर्म भरते टाइम उनको कारण बताना होगा कि क्यों मैं ये सर्विस ज्वाइन नहीं करके, वापस आईपीएस नहीं ज्वाइन करके मैं आईएएस बनने के लिए फिर परीक्षा लिख रहा हूं। तो पर्टिकुलरली द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड फॉर यू, सेलेक्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एंटर नंबर ऑफ द टाइम फाइनली क्वालिफाइड बाय यू। तो यहाँ पे आप कोई भी, जैसे आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख सकते हो, जैसे स्टेट का कोई एग्जाम, जैसे आरएस 2 बार मेंस लिखा, या फिर आप लिख सकते हो भाई मैंने यूपीपीएससी जो है वो 3 बार जो है 1-2 बार इंटरव्यू दिया, तो आपने पास किया या नहीं किया, फाइनली क्वालिफाइड कितनी बार किया, वो सब लिख सकते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव, जैसे आईआईटी है, नीट है, जेई है ना, सीयूसीईटी है, क्लैट है, गेट है, कुछ भी जो आपको सही लगता है वो यहाँ पे लिखोगे। फिर है आपके पास में गिव टू रीजन इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरिंग सिविल सर्विसेज, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपके पास में, गिव टू रीजन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरिंग सिविल सर्विसेज, तो यहाँ पे कारण बता रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है और सेकंड प्रायोरिटी पे क्या रहने वाला है, उसका आप रीजंस दे रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपके गार्जियंस की, फादर की और मदर की,
शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बताया गया। अगर नहीं है, इलिटरेट है तो इलिटरेट ही लिखोगे, अशैक्षणिक है या 10वीं तक पास है तो मैट्रिकुलेशन लिखोगे आप वहाँ पे सारी, है ना। एलिमेंट्री लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे 5वीं पास है, एलिमेंट्री है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विस के बारे में कहाँ से जाना, यूट्यूब से जाना, के XYZ टीचर की रील से जाना, या फिर कोई एक IAS अधिकारी का जो है वो लाल बत्ती वाले शॉर्ट से जाना, तो ये नहीं, सीधा सीधा पूछेगा अखबार से जाना या क्या सोर्स है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, किसी IAS अधिकारी से मिलो, तो जो आपकी रियल जानकारी यहाँ पे क्लिक करते आ जाएगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, न्यूज़पेपर कहाँ से है आपके पास में, ये पढ़ोगे, है ना। इफ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है तो कौन सी न्यूज़पेपर से आपने IAS के बारे में जाना, वो लिखोगे सिविल सर्विस के बारे में। फिर ये पूछ रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपने अटेंड किया है क्या कोई सिविल सर्विस के लिए, तो फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम्स कोई कोचिंग सेंटर अटेंड किया है, सेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेड, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड किया है उसकी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। और अगर कोई लिस्ट में नाम नहीं है तो अदर आ जाएगा, तो अदर क्लिक पे यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, फिर वो आपको फिल करना होगा। सिविल सर्विस मेंस कौन सा है, सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट कौन सा है आपके पास में। अब इससे सारी चीज़ें क्या है कि भाई इंटरव्यू देने के लिए तुम इंटरव्यू की तैयारी के लिए कहाँ कहाँ गए हो, मेंस की तैयारी के लिए कहाँ कहाँ गए हो, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कहाँ कहाँ गए हो। कई कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने आए ही नहीं थे, मतलब तैयारी करने आए ही नहीं थे, सिलेक्शन के बाद में कुछ पैसे दे करके उनसे फॉर्म बैकडेट में भरवा लिए जाते हैं और गलत तरीके से एडवर्टाइज किए जाते हैं। तो अब जैसे फॉर्म फिल करते तुमने यहाँ जानकारी दी ना, तो यूपीएससी वेरीफाई कर पाएगी। और अगर तुम्हारा फोटो गलती से भी, अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने कोई कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, जबकि तुमने 2 कोचिंग में पढ़ाई कर ली, 3 कोचिंग में तुम्हारा जो है ऑनलाइन नाम, नंबर, मोबाइल सब कुछ जा चुका है ना, तुम वहां पे तैयारी कर रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, तुमने यहाँ नो भर दिया और किसी कोचिंग संस्थान ने तुम्हारा नाम पब्लिश कर दिया, तो ये इंफॉर्मेशन गलत प्रूफ हो गई ना। उस कोचिंग वाले को पूछा जाएगा तो अपना डेटा जारी कर देगा, वो तो अपना डेटा जारी करेगा क्योंकि वो मार्केट में बताएगा मेरा बच्चा मेरी बच्ची साल भर मेहनत की, सेलेक्ट हुआ है, वो उसके लिए तो प्राउड विषय है, वो शेयर करेगा उस चीज को। पर तुम यहां गलत नहीं भरोगे। तो कोचिंग लेना या नहीं लेना क्या गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये गलत होता तो यहाँ पे कोटा जैसे सेंटर या राजेंद्र नगर जैसे सेंटर्स नहीं खुले होते। हमारे 10वीं 12वीं का लेवल का तुम्हें लगता है IIT का पेपर आता है, नहीं आता है भैया। तुम्हें लगता है CU CET का पेपर या NDA का पेपर जो 12वीं का लेवल का एम्स का पेपर नहीं है। मतलब हमारी एकेडमिक और कंपटीशन की पढ़ाई के बीच में एक गैप है। ये कोचिंग सेंटर्स इन गैप को फिल करते हैं, इनको ब्रिज करने का कोशिश करते हैं, ज्ञान के बिखरे मोतियों को माला में पिरोने का काम करते हैं। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, अगर तुम ईमानदारी से इसको फिल कर देते हो कि हाँ भाई यहां से लिया, तो तुम जिस कोचिंग में अगर नाम आ जाता है तो ठीक है। शायद अभी तक मैंने यहाँ पे क्लिक करके नहीं देखा, तुम क्लिक करके देखो, अगर नहीं दिखता है तो अदर्स फिल कर दो, अदर्स मतलब नन ऑफ अबव, ठीक है। पर इसमें कुछ गलत मत फिल करना है। जैसे जनरली तुम ये जरूर क्लिक कर सकते हो, प्रीलिम्स वाला क्लिक कर सकते हो, कोई कोचिंग जो वाकई में तुम पढ़े हो वहां से उसका नाम जरूर भर लियो, ठीक है। फिर है सिविल सर्विस प्रीलिम्स, है ना, कितने अटेम्प्ट दिए हैं, कितनी बार क्वालिफाई किया है, सिविल सर्विस मेंस कितने अटेम्प्ट दिए हैं, कितनी बार क्वालिफाई किया है, इसकी जानकारी रहेगी आपके पास में, है ना। अब नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन द सिविल सर्विस मेंस, कौन सा है तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन प्रीवियस मेंस, तो पिछले मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, अगर तुमने बदलाव भी किया तो वो भी यहां दिख जाएगा। Whether optional subject opted by you in CSM is different from what you have studied in college and university। जैसे मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ा, पर मैंने एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो तुम यहाँ पे यस और नो लिखोगे कि भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैंने कभी नहीं पढ़ा ये सब्जेक्ट, मैं पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ करके आगे क्रैक कर रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने लॉ ऑप्शनल लिया, वो था कौन, BA का बच्चा था, उसने लॉ लेकर के UPSC एग्जाम क्रैक कर डाला। समझने की कोशिश करो, कुछ जरूरी थोड़ी है कि LLB करके ही लॉ पढ़ सकता है, लॉ तो ऑप्शनल है, हम लोग भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, उसे लेकर के क्रैक कर दिया एग्जाम। तो यहाँ पे यस और नो आपको फिल करना होगा कि ये मेरा ऑप्शन कभी ग्रेजुएशन में था या नहीं था। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा क्या तुमने ग्रेजुएशन में, ज्योग्राफी या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा क्या, अगर वो ऑप्शन में है या नहीं वो भरोगे। द रीजन फॉर चूजिंग डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट CSM मीन्स अदर देन व्हाट यू हैव स्टडीड इन कॉलेज। तो यहाँ पे क्या रीजन रहा कि भाई कॉलेज में तुमने 3 सब्जेक्ट पढ़े 3 साल तक, उसमें से कोई पेपर सेलेक्ट नहीं किया और तुम एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हो, तो तुम ये मत लिखना कि यूपीएससी के अंदर जो है स्केलिंग होता है, यूपीएससी पारदर्शी नहीं है, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी एक टीचर ने कहा था, एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा सिलेक्शन हो रहे थे, एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स ज्यादा आ रहे थे, ले लिया, लपेट दिए जाओगे। वहां पे सब्जेक्ट के बारे में बताना कि दिस सब्जेक्ट इज चैलेंजिंग, दिस सब्जेक्ट इज इनोवेटिंग, दिस सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग, आई गॉट टू नो न्यू इनसाइट्स अबाउट माई सोसाइटी एंड एकेडमिक्स वाया दिस सब्जेक्ट। तो कुछ इसमें से अपना एक अच्छा आंसर लिखना, ठीक है ना। ऐसा मत लिख देना स्केलिंग होती है ज्योग्राफी में इसलिए ज्योग्राफी नहीं लिए। सो प्लीज गिव स्पेसिफिक सजेशन इन ब्रीफ टू इंप्रूव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सिलेबस, पर्सनैलिटी टेस्ट हो चाहे एग्जाम सिस्टम हो, हर चीज को सुधारने के लिए तुम कोई सजेशन देना चाहते हो क्या।
अब सजेशन ध्यान से दियो, है ना, कुछ फालतू की बकवास मत करना, क्योंकि यहाँ पे 2000 शब्दों में तुम कुछ भी लिख सकते हो, और जो तुम सब्जेक्ट यहाँ पे सजेशन लिख रहे हो सकता है वो सजेशन मान लिया जाए तो वाहवाही मिल जाएगी तुम्हें, और हो सकता है अगर नहीं तो ये इंटरव्यू में उनके सामने पड़ा होगा ये फॉर्म, ये डैप है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो क्या कह रहे थे सर, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते तो क्या करें, तुमसे हैंडशेक करके भेज दे तुमको वापस, है क्या करें। तो याद रखना कि ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके व्यक्तित्व की कई सारी चीजों को उजागर करने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में डिक्लेरेशन होगा। डिक्लेरेशन जो है आपके पास में पूरा सब कुछ फिल करने के बाद में इसको यस करके फाइनल सबमिट करना है। अब वापस यहाँ पे आप आएंगे, वापस जानकारी पूछी जाएगी, माताजी जीवित है, माताजी और पिताजी के बारे में, पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। फिर पूछा जाएगा डू यू पास प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन, क्या आपने ऑलरेडी जो है ग्रेजुएशन के लेवल का एग्जाम पास किया, तो यस करके सेव कंटिन्यू करना। फिर अब आप आ चुके हैं सेंटर सिलेक्शन पे। परीक्षा केंद्र कौन सा है, आपके घर का नजदीक जो हो सकता है सेंटर वो फिल करो। फॉर्म टाइम पे भरोगे तो मिल जाएगा, लेट भरोगे तो हो सकता है वो सेंटर छोड़ के कोई और सेंटर भी मिल सकता है दोस्तों आप लोगों को। डिक्लेरेशन को रीड करो पूरा, और फिर यहाँ पे एग्री पे, है ना, आई हैव रेड द डिक्लेरेशन, और इस पे क्लिक करने के बाद में आप इसे सबमिट कर दो। जैसे ही इसको सबमिट करते हो आपके पास में, तो आपका फॉर्म 3 सबमिट हो गया। अब आपका फोटो, सिग्नेचर और ये बाकी रहेगा। अब आपका फोटो और सिग्नेचर जो है मैं ऑलरेडी आपको साइज बता चुका हूं, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन कर लेना, और उसका फोटो खींच करके साइज और उसका जो पिक्सल्स है वो प्रॉपर होना चाहिए, 300 से 20 KB के बीच में। फोटोग्राफ स्टूडियो वालों के पास जाओगे, आप ये उसको वीडियो बता देना, या फिर जो मैंने बताया स्क्रीनशॉट लेके बता देना कि भाई ये साइज चाहिए, ये 3/4 में चेहरा चाहिए, गर्दन से लेकर के बाल तक, नीचे मेरा नाम चाहिए 10वीं की मार्कशीट वाला, और आज की डेट चाहिए जब फोटो खींचा गया है ना। डेट के 10 दिन के भीतर भीतर फॉर्म फिल कर देना। ये चीजें याद रखिए दोस्तों। बस लास्ट में जाते हुए आपको भुगतान करना है। भुगतान आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो, मात्र 100 रुपए की फीस है। आजकल बहुत ही ईजी होता है, यूपीआई हर एक के पास में, ना सब्जी के ठेले वाले के पास में भी है, आपके पास में भी होगा, घर में भी होगा, ई मित्र पे होगा, कहीं पे जाके कर लेना। दैट्स इट। फॉर्म, सेंटर और फीस और फोटोग्राफ सब क्लियर होने के बाद में, ये सब क्लियर है आपका, तो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फोटो, साइन, सेंटर सिलेक्शन, ये सब आपका डन हो चुका है। मैं वापस आपको कहना चाहता हूं, कोई भी क्वेरी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें कॉलिंग नंबर दे देंगे आपको, वहां पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके उपरांत भी कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझे जे सर यूपीएससी इस टेलीग्राम हैंडल पे आप अपना नाम और क्वेरी लिख के भेज दीजिए। मैं 11 तारीख तक, मतलब अभी तक मैंने सैकड़ों स्टूडेंट्स को जो है इसमें मदद किया है। देखिए हमारे टाइम भी हमारे टीचर्स के पीछे पड़े रहते थे, फॉर्म के टाइम को समझ में नहीं आता था। अब हम इस रोल में हैं तो हम भी कोशिश करेंगे यथाउचित, प्रोफेशनली, एकेडमिकली, जो हमसे संभवतः बन पाएगा हम सही मार्गदर्शन देंगे। पर याद रखना, गलत फॉर्म मत फिल करना और कोई गलत इंफॉर्मेशन मत दे देना, क्योंकि बाद में यही कहीं ना कहीं आपका एक साल, एक अटेम्प्ट बहुत परेशान में डाल सकता है दोस्तों आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कोई जानकारी चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना नाम और क्वेरी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जे सर यूपीएससी सारा कैपिटल है, स्पेस बिल्कुल नहीं है बीच में। यहाँ पे इस हैंडल पे भी आप अपना नाम और क्वेरी पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी प्रोफेशनली, अकेडमिकली टू हेल्प यू, गाइड यू इन योर यूपीएससी जर्नी। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल।